जी वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, बिल आखिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का जो रेजिग्नेशन है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल हो गया है। ये कहा जा रहा है जी, जो इस वक्त गवर्नर साहब की ट्वीट आई है उनका ये कहना है कि जो सीएम गंडापुर का हैंड रिटन रेजिग्नेशन है वो मुझे मौसूल हो गया है। मैं इसका जायज़ा लूँगा, क्या इसमें कोई जो है वो लीगैलिटीज़ जो हैं या कोई इसमें इश्यूज़ तो जो है वो नहीं आ रहे, उसके बाद आई विल अप्रूव इट। हैविंग सेड दैट, इस पर जो है पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा वो ये कह रहे हैं कि ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी है, गवर्नर को इसको प्रोसेस करा देना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि जो सीएम केपी के हैं वो सबसर्विएंट हैं या सबऑर्डिनेट है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, तो इसको उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और एज इट इज़ हमने असेंबली का सेशन जो है वो मंडे के लिए बुला लिया है, जिसमें हम नए सीएम सुहेल आफरीदी जो नॉमिनी हैं उनका इंतखाब करेंगे। अब किसी भी सूबे में चीफ मिनिस्टर की जो तब्दीली है वो एक सूबे का आईनी कानूनी जो है वो हक है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त जो ये तब्दीली है खैबर पख्तूनख्वा में, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुई भी है। और कंट्रोवर्सी का शिकार इसलिए भी हुई है कि जो गंडापुर साहब के रिमूवल के लिए जो वजूहात जो हैं वो दी गई, और किसी और ने नहीं, इमरान खान साहब ने खुद जो है वो वजूहात दी। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि जो इमरान खान साहब का बानी चेयरमैन का जो विज़न है वीज़ा वी ऑपरेशन इन खैबर पख्तूनख्वा, वो उसको पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सीएम गंडापुर उसको पूरे करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो जो हैं वो ज़्यादा लगता है कि जो इस वक्त फील्ड मार्शल का या इस्टेब्लिशमेंट का जो एजेंडा है वो उस पे गामजन नज़र आ रहे हैं, और आपको पता है दोनों में काफ़ी टकराव जो है वो नज़र आता है। फिर जो नॉमिनी इस वक्त सीएम शिप के लिए जो नॉमिनेशन है इमरान खान साहब की जानिब से, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ही रोज़ इन द रैंक्स ऑफ पीटीआई फेयरली क्विकली। फर्स्ट टाइमर हैं, 2024 में जो है वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, मुराद सईद कैंप के बहुत क्लोज समझे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े हुए उन्होंने जो है वो तकरीरें इस तरह की हैं जिसमें उन्होंने अपना जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो उनकी रिजेंटमेंट है उसको शो करने में उन्होंने ही शोड नो क्वाल्म्स इन शोइंग हिज रिजेंटमेंट। और इस बारे में ये भी कहा जाता है इनकी जो जब से नॉमिनेशन इनकी आई है तो डार्क वेब से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सर्कुलेट कर रहे हैं मुबैना तौर पे, जिनको जोड़ा जा रहा है, जो रॉ के डॉक्यूमेंट्स है जिनको जोड़ा जा रहा है सुहेल आफरीदी के साथ, और बताया जा रहा है कि ये एक उनके जो हैं वो कारिंदे हैं या उनके जो हैं वो एक उनके एजेंडा को फैसिलिटेट जो है ये करते हैं। साथ ही साथ ये भी बात जो है वो की जा रही है, और नज़रें इस पे भी जो है वो बहुत सारी इस पे लॉट ऑफ आईब्रोज आर बीइंग रेज्ड कि एक फर्स्ट टाइमर वो कैसे एकदम से जो है ही रोज़ इन द रैंक्स के पहले जो है वो आता है और सीएम का जो है वो स्पेशल असिस्टेंट बन जाता है, 2024 में इलेक्शन कंटेस्ट करता है, स्पेशल असिस्टेंट बन जाता है, उसके बाद जो है वो मिनिस्टर बन जाता है और देखते ही देखते नॉमिनी भी बन जाता है। तो इस जो ये तेज़ी से राइजिंग इन द रैंक्स है, इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है विद हिज एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस। अब इसको ज़रा जोड़ते हैं, कल की जो DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में की, बड़ी सिंबॉलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पेशावर के हवाले से, क्योंकि यूजुअली आपको पता है ये रावलपिंडी में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, और उसमें उन्होंने बात की जो कि पॉलिटिक्स, क्राइम और टेररिज्म का जो नेक्सस है। उन्होंने कहा जी सूबे में टेररिज्म इसलिए ख़त्म नहीं हो रही बिकॉज द गवर्नेंस इज़ रियली बैड, गवर्नेंस का फुकदान है, साथ ही साथ क्राइम का और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज जो हैं वो आड़े आ जाती हैं। नाउ जॉइन दिस, इसको कनेक्ट दिस रादर, जो इनके बारे में जो चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं डार्क वेब पे कि ये फैसिलिटेट करते हैं या रॉ के एजेंट हैं ये, तो उससे सबको जोड़ा जा रहा है। एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने अपना माइंड दे दिया कि इस तरह के लोग, और ये बात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी हुई कि इस तरह के जो नेक्सस है ये अब अनएक्सेप्टेबल है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ से पीटीआई खान साहब जो हैं वो बाजिद हैं कि यही हमारे नॉमिनी हैं और यही कंटिन्यू करेंगे। ऐसे में बानी चेयरमैन ने ये भी जो है वो धमकी दे दी है कि अगर ये हमारा आईनी हक हमें एक्सरसाइज करने की इजाज़त नहीं दी गई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे आएंगे। अब ऐसे में क्या होने जा रहा है, बिलखुसूस एक ऐसे सूबे में जो कि दहशतगर्दी से बुरी तरह जो है वो मुतासर है, वहाँ पे इस वक्त पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बजाय इस वक्त
यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हो क्या रहा है और किस नहज ये जो है किस करवट ऊँट बैठता नज़र आ रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद, साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और हमारे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो ब्रिगेडियर साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई एम श्योर जो है वो देखी होगी, जो डीजी ISPR की है। इंडीड एज आई सेड इन माय इंट्रो कि बड़ी एक सिंबॉलिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी वीज़ा वी द लोकेशन, क्योंकि इस तरह बहुत कम होता है ये कि इस तरह के पिंडी से हट के जो है इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो जो मैसेजिंग थी, आपको लग रहा था कि जो इस वक्त सूबे के हालात हैं वीज़ा वी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, वो एक बहुत ही क्लियर मैसेजिंग उन्होंने दे दी है कि इस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, एंड इनडायरेक्टली उन्होंने CM के जो नॉमिनी हैं उन्हीं की तरफ जो है वो इशारा किया है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखें जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के हालात पे इन्होंने बात की है, ऑलमोस्ट 70% जो टेररिस्ट एक्टिव हमले हो रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में हमने देखा है कि उसमें तेजी आई है। स्पेशली साउथ के जितने डिस्ट्रिक्ट है वो देर उसमें ज़्यादातर अटैक्स हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखें कि जो हेड ऑफ जो भी प्रोविंस में हेड होते हैं, चीफ एग्जेक्टिव होते हैं, हमने पास्ट में कहीं नहीं देखा एक्टिवली कहीं पे जाके, कभी खैबर में हो, कभी मोहम्मद में गए हो, या कभी लकी मरवत में हो, या कभी इस तरह वो एक्टिविटी नहीं देखी। और फिर देखें जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस के हैं या CTT के लोग हैं, और इसके बाद पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के लोग हैं, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग हैं, और या फिर पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। तो वो तो कुर्बानियां लगातार दे रहे हैं। लेकिन इसके दरमियान जब आप बात करते हैं कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत किससे करेंगे? आप बात करते हैं हम जरगे लेके जाएंगे, तो ये आप जरगे लेके कहाँ से जाएंगे? स्टेट विद इन स्टेट तो बात तो हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान है, फेडरेशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, उसके डिसीजन इंप्लीमेंट होंगे। फिर ऊपर से ये है कि देखें पाकिस्तान आर्मी जो है इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंट्री। अगर कोई चीज से कोई भी बंदा आता है या कोई भी रेस्पेक्टिव है, उसका फोकस से एस्टेब्लिशमेंट की जब भी बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी, और उसके अगेंस्ट जब आप बात करते हैं और इस इंटेंशन के साथ आप आते हैं टू ब्लाइंड दिस स्टेट इंस्टीट्यूशंस, तो मेरे ख्याल में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज वन इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान जिसने कहते हैं इस नेशनल जो फैब्रिक को जोड़ कर रखा है, और दैट्स व्हाई इट इज सेट कि इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और देखें ये क्रिस्टीन फेयर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है अमेरिका की, उन्होंने कहा था कि टू अगर पाकिस्तान को क्लेप्स करना हो तो इट इज बेसिकली पाकिस्तान आर्मी विच हैज टू क्लेप्स। फॉर बेटर और वर्स आई डोंट सी दैट हैपनिंग, सो दैट इज द क्रेडिबिलिटी है। स्टीफन कोहन ने भी इस पे बात की है कि पाकिस्तान आर्मी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कंट्री। जब आपके अजाइम ऐसे होंगे, इदारों को आप मुलायन करेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो लोग बाहर भी बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर से भी बात कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। बहुत सीरियस किस्म की ये इम्प्लीकेशन इस तरह हो सकती है। ऑलरेडी सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, यहाँ पे टेररिज्म हो रही है, सो वी कैन नॉट अफोर्ड कि वहां से ऐसी चीजें वहां से आए। सो द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री फोरमोस्ट है, प्रायोरिटी सबसे टॉप मोस्ट है, और सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान इस बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखें कि इसमें डीजी ISPR ने एक और क्लियरिटी के साथ कहा कि क्लियर कट मैसेज दिया है कि टेररिस्ट जहां भी होंगे वी विल फॉलो देम। सो मेरे ख्याल में वैसे सबके लिए मैसेज भी है, और सिंपैथाइजर्स की भी बात की है जो अंदर बैठे हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं, जो शिद्दत करते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको भी ऑप्शंस दी है, अदरवाइज दे विल बी टेकन टू टास्क। बिल्कुल। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब की तरफ चलती हूँ। नकवी साहब, मैं ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में ये बात कर चुकी हूँ कि किसी भी सूबे का अगर चीफ मिनिस्टर बदलना है तो वो सूबे की जो असेंबली है उसका आइनी कानूनी हक बिल्कुल है, लेकिन जिस किस्म की इस वक्त जो ये नॉमिनेशन आ रही है, जिस पे बहुत ज़्यादा रेजर्वेशंस भी आ रही हैं, बिलखुसूस इसको जो ये मिलिट्री ऑपरेशन है उनके ख़िलाफ़ जो उनके तासुरात हैं सुहेल आफरीदी साहब के, उससे जो जोड़ा जा रहा है, डू यू थिंक कि ये एक रादर देन एक इस वक्त जो यूनिटी विच इज़ द नीड ऑफ द आवर, उसके बजाय जो है अगर इस तरह की नॉमिनी आएगा तो वो एक डिवाइसिव जो है वो रोल अदा करेगा, वो एक डिवाइसिव जो है वो पॉलिटिक्स को जो है वो हमवार करेगा? मैं बताता हूं कि PTI की पॉलिसीज का सूरत हाल क्या हुआ। 2018 में 1650 लोग जो थे वो मारे गए थे।
ٹوٹل فیٹیلٹیز، چاہے وہ ٹیررسٹ ہیں، سویلینز ہیں یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں۔ 2019 کے اندر وہ فگر 1282 ہو گئی، 2020 کے اندر وہ 1100 ہو گئی، اور پھر اس کے بعد 990 ہو گئی۔ سو اٹ ڈزنٹ مین کہ جو پی ٹی آئی کی پالیسیز ہیں ڈیٹا کے ساتھ ہے کہ ہم نے اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا تو اس سے کیجولٹیز تو کم ہوئی، سویلین بھی سر یہ آرم کون سی فورسز کی پالیسیز بھی۔ ہیں؟ پہلے اگر آئی ایم سوری بٹ اف یو وڈ الوڈ ٹورڈز دا پالیسی کیا ہے یہ مجھے اگر آپ بتا دیں۔ دیکھیے ہماری پہلی پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹیرر کو اس میں آرمی نہیں سامنے لائیں گے ٹو ڈیل ود ٹیررسٹ، ہم اپنی پروونشل اور ملیشیا سے، بیکاز ہم چاہتے ہیں کہ فوج کا ایک مقام رہے۔ میرا خیال ہے نقوی صاحب کا جو ہے سگنل کا کچھ ایشو آ رہا ہے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آتے ہوں، اگین جو کل کی پریس کانفرنس ہے آپ نے وہ بھی جو ہے وہ سنی ہوگی، اس کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے بانی چیئرمین کی طرف سے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، تو چیزیں آپ کو کس ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کو چیزیں کس نہج پہ جو ہے وہ جاتی نظر آ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں نے پہلے بریگیڈیئر صاحب کی بھی بات سنی ہے اور نقوی صاحب کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ جو نقوی صاحب نے فگرز دیے ہیں، میں اگر چلیں اس سے اتفاق بھی کر لیا جائے تو اس سے تو پھر یہ موقف بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر ان کو کسی آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو پاکستان کو انتشار سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی چور دروازے سے ان کو راستہ دیا جائے، اور اگر بٹھا دیا جائے تو کچھ کمی آ جائے گی۔ ادروائز جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو جائے تو یہ اور ان کے ولاگرز اور ان کے تمام سپورٹرز جو ہیں وہ انڈیا کے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر پاکستان انڈیا کے مقابلے میں کوئی فتح حاصل کر لے اللہ کے فضل و کرم سے، تو امریکہ کے اندر اگر آپ کے وزیر اعظم یا آپ کے فیلڈ مارشل کو پذیرائی ملے پوری دنیا میں تو ان کے لوگ ان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی گورنمنٹ ہو کے پی کے اندر اور وہاں پر روز جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہوں اور ہماری افواج کے جوان اور افسران اور تمام لوگ سر پہ کفن باندھ کر ملک کی سلامتی کے لیے سرحدوں پر پہرا دے رہے ہوں تو اس سے بھی ان کو اتفاق نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان دہشت گردوں کے ساتھ بات کی جائے۔ کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جو اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کو الاؤ کرتا ہے اور یہ الاؤ کرتا ہے آپ کی چیک پوسٹوں کے اوپر حملہ آور ہو کر؟ تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ یہ اس طرح سے اتنی سمپل نہیں۔ جہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت کے اندر جب آپ کا لیڈر خود وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر بیٹھا تھا جس طرح بھی بیٹھا تھا تو وہ تو کسی اپوزیشن کے بندے کے ساتھ کسی میٹنگ میں اکٹھا نہیں ہوتا۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ آتے تھے، وزیر اعظم کہتا تھا اپوزیشن والے بیٹھے میں تو بات ہی نہیں کروں گا ادھر آ کر۔ یہ آپ کے رویے تھے اس وقت کی صورتحال کے۔ آج جس طرح بھی آپ بنے، آپ کا چیف منسٹر جاتا ہے اور ان میٹنگز کے اندر بیٹھتا ہے کے پی کے کا تو اس کو پوری نمائندگی دی جاتی ہے اور وہاں پر بلایا بھی جاتا ہے، بات بھی سنی جاتی ہے، موقع بھی لیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت قوم نے اور ملک کی حکومت نے، ملک کی ریاست نے بالکل اس چیز کا تہیہ کر لیا ہے کہ دہشت گردوں کے معاملے میں ہماری زیرو ٹالرنس۔ آپ لاکھ پریس کانفرنس کریں، پریس ٹاک کریں، لیکن جو کچھ جنرل فیض کے ساتھ مل کر جس طرح سے اے پی ایس کے شہداء کے اوپر سودا کیا گیا اور ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اے پی ایس کے واقعات میں ملوث تھے، جس طرح سے آپ نے ان کو چھوڑا، جس طرح سے آپ نے ان کی آباد کاری کی، جس طرح سے آپ نے ان کی سہولت کاری کی، وہ پوری دنیا کے سامنے کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ تو انتہائی معذرت کے ساتھ آپ بالکل اگر آپ کا کوئی ایک دیکھیں کسی بھی پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہو، کوئی ہو، کسی کا چننا وہ ایک الگ آئینی اور ایک الگ بحث ہے، میں اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا، اس پر بات نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جو جتنا زیادہ پاکستان کی ریاست کے خلاف بولے گا، جو جتنا زیادہ پاکستان کے خلاف جو دہشت گرد ہیں ان کے حق میں بولے گا، آپ کی وہ آنکھ کا تارا بن جاتا ہے۔
तो मकसद ये है गुजारिश करने का कि आप कहते हैं कमी नहीं आई थी, हाँ कमी आई थी दहशतगर्दी में, जब ज़रबे अज़्ब हुई थी और जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, और तकरीबन 95% इस बात को ये तस्लीम हरगिज़ नहीं करेंगे जिस तरह से कि बाकी दुरुस्त बातों को तस्लीम नहीं किया जाता। कराची में अमन भी उस दौर में स्टार्ट हुआ था और वहाँ के हालात में 90% बेहतरी आ गई, तो जिससे ये आज भी इत्तेफाक नहीं करेंगे, सारा हालात नहीं करेंगे। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये माने, हमारा मकसद इनको मनाना नहीं, बाहसीयत सियासी वर्कर के बाहसीयत पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि एक वो पार्टी जो कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है उसके रुकन के मैं ये इनको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपके इस चैनल की वजाहत से कि रियासत और हुकूमत ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के बारे में 1% भी अब टॉलरेंस ले। तो फिर मुझे ये बताइए कि अभी मैं आपसे ये पूछूंगी एंड देन ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी जाऊंगी। ये तो फिर लग रहा है कि इट्स अ क्लैश ऑफ टाइटन्स, दोनों के दरमियान एक तरफ जो है वो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खड़ी है, दूसरी तरफ पे रियासत और हुकूमत वक्त जो है फेडरल हुकूमत इस वक्त वो खड़ी हुई है। और वो आपने देखा है कि खान साहब की ट्वीट भी आई है, उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं हमें करने दिया गया तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप इधर से कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, अब मंडे को उन्होंने असेंबली सेशन कॉल कर लिया, तो क्या फिर हम मतलब ये देखेंगे सड़कों पे जो है वो ये मसले जो हैं वो हल होंगे या ये प्रोटेस्ट चलेंगे या आप इस प्रोटेस्ट को कुचलेंगे? हाउ डू यू सी, फिर क्या करेंगे? नहीं, ये एक आईनी मसला है, आईनी प्रोसेस है, उसका आईनी तरीके के साथ हल है। आपको गवर्नर का बयान सामने आ गया, उसने बताया है कि मुझे उनका जो है वो मतलब है इस्तीफा मसूल हो चुका है, तो मैं नहीं समझता कि उसके आईनी तरीक़ेकार में कोई रुकावट डाली जा रही है। जो कुछ भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि शायद अच्छा अली साहब, लेट मी आस्क यू दिस, आर यू सेइंग कि क्योंकि वहाँ से दावा हो रहा है 100 लोगों का कि हमारे पास 100 लोग हैं, हम दिखाएंगे आपको 93, तो उनके पास जो है ऑलरेडी उनके नंबर्स हैं, वो कह रहे हैं हम 100 लेके दिखाएंगे इस दफ़ा। सुहेल आफरीदी, आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई मैनिपुलेशन होगी, वहाँ से कुछ होगा या वहाँ पे लोग जो हैं वो अपने जो कॉन्शियस है उसके मुताबिक जो है वो वोट देंगे बिकॉज दे डोंट थिंक कि सुहेल आफरीदी इज़ अ गुड कैंडिडेट? आप ये समझते हैं? देखिए, बात ये है कि ये तो इस चीज़ के बड़े माहिर हैं कि अक़लियत को अक्सरियत में बदलना और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के, और हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े माहिर हैं। आपको इनके वक्त का वो सेनेट का चेयरमैन, सेनेट का इलेक्शन याद नहीं है जब पूरी के पूरी लोग तो उनके अपने हैं ना अली साहब, 93 लोग तो अपने उनके अपने, उनके पास तो 2/3 से भी ज़्यादा मेजॉरिटी है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर तो वो आज़ाद अराकीन है, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन में भी है और उससे भी वजाहत ली जा सकती। हाँ, अलबत्ता ये नंबर ऑफ गेम है, इसमें बड़ी बड़ी क्लियर बात है, जिसके पास अक्सरियत होगी, पहले भी इनका चीफ मिनिस्टर था, इनके पास अक्सरियत थी तो इनका चीफ मिनिस्टर था, ठीक है, ठीक, वो उसमें नहीं है। अब भी इनके पास अक्सरियत होगी तो मेरा ख्याल है कि इनका चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। किस तरफ जा रही हैं चीजें नजर आ रहा है। ऑन दैट नोट एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर साहब की जाने जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, एक तरफ तो ये मसला है जो पॉलिटिकल नौयत का है, दूसरी तरफ ऑब्वियसली जो अफ़गानिस्तान का मसला है और जिस किस्म की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं जो कि वहाँ से कोई अच्छी स्टेटमेंट्स जो हैं वो नहीं आ रही हैं, स्पेशली जब उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडियन सॉइल पे बैठे हुए बातें जो कर रहे हैं तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। हैविंग सेड दैट, जो ऑप्शंस की बात की जा रही है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कल एक निजी टेलीविजन के टॉक शो में ये कहा कि हॉट परस्यूट कैन ऑल्सो बी ऑन द टेबल, और ऑलरेडी वो ये बात कर रहे हैं कि जी काबुल में और पाक्तिका में जो है वो हमारे पे अटैक हुआ है। सो हैविंग सेड दैट, आपको लगता है कि ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है जिससे मामला जो है सुलझाव की तरफ जा सकता है? बिकॉज आई हेट टू पॉइंट टुवर्ड्स जो उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा जी हमारी एक तारीख है कि जब भी यहाँ किसी ने कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू किया है उसको जो है वो शिकस्त का सामना ही हुआ है और बड़ी मुश्किल से मैं अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो हम इस वॉर ऑन टेरर से बड़ी मुश्किल से हमने अपना पीछा छुड़ाया था। अब इंडिया हमें इसमें दोबारा धकेलने की कोशिश कर रहा है। सो एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन, डू यू थिंक एक अच्छी ऑप्शन होगी?
मैं पिछले उस पर कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, जब पीछे जब दहशती थी, जब हम वी वाज पाकिस्तान आर्मी जिस वी डिफीटेड द टेररिज्म, जब अल मैजान हुआ, ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद को हमने जब कंक्लूड किया, सो फिर इसके बाद क्या हुआ? देखें ना, जब शिकस्त दी थी तो बाद में ऐसा हुआ तालिबान भी वापस आ गए, और फिर उस वक्त की गवर्नमेंट ने अंडर हैंड जब तालिबान से बातचीत शुरू कर दी, ये फितना और खारिज से, and they were facilitated to enter into Pakistan, they too with weapons. So एक बेच तो आ गया था। ये आज वही लोग हैं, they are active inside Pakistan, और मेजॉरिटी जो उस तरफ भी हैं। तो दिस इज ए फैक्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये उसकी वजह से हुआ, और ये तो हमारे पास मेरे ख्याल में एविडेंस भी है, एंड वी हैव सीन पीपल जो काबुल में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। सो दैट इज वन फैक्टर। सेकंड, जहाँ पे अभी आपने बात की है, देखें बात ये है कि ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अफगान्स ने ऐसा किया, तो विदाउट पाकिस्तान की हेल्प से ये कभी मुमकिन ही नहीं था। सोवियत इन्वेजन जब हुआ तो फ्रंट पे तो पाकिस्तान था, सब्सिक्वेंटली इट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो भी था, और इसके बाद मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, सब ने मिलके डिफीट किया, एंड देवर रशियंस वर फोर्स के वहां से निकल गया। और 9/11 में अगेन इट वाज पाकिस्तान जो सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व रहा थ्रू आउट है। और हिस्ट्री को उठा के आप देखें, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे था, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहाँ पे था, और अशोका कहाँ पे था, इंडो ग्रीक एम्पायर कहाँ पे थी। सो ये सारी चीजें अगर आप देखें हिस्ट्री दर्पण में, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी चीजें हकाइक बनी हैं। कभी जो उन्होंने दौरा किया है इंडिया का, तो देखें कि वहां से बेसिकली सिग्नलिंग टू पाकिस्तान, मैसेजिंग है डिप्लोमेटिक की, जी अगर हमारे साथ ये होगा हम इंडिया के पास जाएंगे। और देखें ना कि आज 6 दिन का दौरा है, एक फॉरेन मिनिस्टर कभी ऐसा करता नहीं है, और आज वो देवबंद गए थे। और अगर आप रिकॉल करें तो अजीत डोभाल की एक स्टेटमेंट थी, जब उन्होंने आज से कोई 5-6 साल पहले तकरीर की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अफगान तालिबान को हमसे ज्यादा बेहतर हैंडल कोई नहीं कर सकता है। फिर पेड एंड ही मर्सनरीज, सेड बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्होंने कहा हम देवबंद को यूज करेंगे। जी जी। देखें, अभी आज वो देवबंद का विजिट किया उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा था कि दे आर मर्सनरीज, उन्होंने कहा पैसे देना है और उनका फंडिंग करें, तो आप जो मर्जी है आप जी जी करेंगे। बिल्कुल एंड सही है। और रिकॉर्ड में है कि दे सेड कि दे आर द वर्स्ट टेररिस्ट हैं, और सारा कुछ है। और देखें कि मैं जो किताब है माय एनिमीज एनिमी में, तो मेरे ख्याल में उसमें ये लिखा है कि मिथु कुमार वॉज इंडियन एम्बेसडर टू ताजिकिस्तान, तो उसने अपने गवर्नमेंट को ये कहा कि वी शुड सपोर्ट अहमद शाह मसूद जो है, क्योंकि उन्होंने कहा ही इज बैटलिंग समवन वी शुड वेयर वी शुड हैव बीन बैटलिंग, ही इज बैटलिंग तालिबान मींस ही इज बैटलिंग विद पाकिस्तान। सो इनकी वो अप्रोच थी वहां से तालिबान के अगेंस्ट। आज देखें कि ये दोनों आपस में मिल गए हैं, मकसद क्या है? बट देन वो पाकिस्तान के मकसद यही है कि पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का जो है मुश्किलात क्रिएट करनी है। नकवी साहब, जिस तरह भी बात की जा रही है, एंड ऑफ कोर्स हमारी एक हिस्ट्री है अफगान तालिबान के साथ, दुनिया में जब बहुत ही कम मुल्क थे जिन्होंने उनको रिकग्नाइज़ किया था, आई बिलीव 2 थे। 96 की जब बात है, 96 से 2001 तक हमने उनको रिकग्नाइज़ किया, उसके बाद भी हमारे जो उनके बारे में तासुरात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। एंड टुडे इफ़ दे आर फॉलोइंग इनटू इंडियन कैंप, जिन्होंने उनको आज तक कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया, जो हमेशा अमेरिका के कैंप में रहे हैं, वो कैंप जो कि इनको जो है वो निस्तो नाबूद करना चाहता था। सो इज़न्ट दिस हमारे उस पर जो है वो, क्या हमारे लिए एक लॉस नहीं है ये कि हम उस तरह अपने लिए स्पेस नहीं बना सके और आज वो हमारे दुश्मन बन गए? आप मुझे वक्त देंगी, पहली गुजारिश इससे कि ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह तारीख का रंग पेश किया, तो ये भी पेश करें कि मौलाना समीउल हक की सेमिनरी, मौलाना फजलुर रहमान की सेमिनरी, जो दोनों देवबंदिया सेमिनरी हैं, और इससे पहले अली गौहर साहब ने बात की, कितनी शानदार बातें कर रहे थे। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पढ़ी है इन्हीं ने। कर लें जो कहना है, जो करना है कर लीजिए। बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई थी इलेक्शन लड़ने में, पूरे पाकिस्तान ने देखा। लेकिन नकवी साहब, फिर मेरे ख्याल है 18 का भी मुआवजा कर लिया, चाहे 18 में जो हुआ वो भी देख लेना चाहिए, बिकॉज तो सबका कीजिए, मैं तो कहता हूँ। नहीं तो फिर तो आप कहते हैं कि 18 का इलेक्शन भी जो है वो रिग्ड था ना, फिर तो आप ये मान रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो भी गलत था इलेक्शन। मैं डिनाई करूंगा। अगर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं तो जिन पे इट्स लाइक द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, वो वाला सीन है
کہ اس ماحول کو آلودہ کرنے میں پھر آپ کا بھی ہاتھ ہے. آپ کے پروگرام میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, مائی ڈبیٹ کوڈ بی دس کہ 2018 میں کم ہوئی تھی, لیکن آر ٹی ایس بٹھایا کیا؟ ہم حکومت پہ تھے. ہم تو 2013 میں بھی کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ مسئلہ یہ چھینا نا گیا. کہ مستفید تو پھر آپ ہی ہوئے نا, اس سے مستفید تو شکایت- آپ ہی ہوئے, ہماری تو شکایت کم بہت زیادہ فرق کی بات تو پھر ہوگی نا سر, نہیں انفارچونیٹلی. نہیں, ہماری شکایت بہت فرق ہے. میرا خیال ہے سر اگر یہ بات ہوگی نا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اگر یہ بات دیکھ ہوگی تو لیجیے بہت دور تلک جائے گی. اینڈ اس وقت ایک لا حاصل ڈبیٹ ہے, کیونکہ آپ بات کریں گے 24 کی, وہ بات کریں گے 18 کی, پھر 13 کی بات ہوگی. مطلب وہ کہیں لا حاصل ڈبیٹ ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو دا بینچ مارک شوڈ بی دا سیم فار ایوری ون, پھر سارے جو ہیں وہ کھلنے چاہیے. سو یہ اس وقت ایک لا حاصل ڈبیٹ ہے. میں ذرا علی گوہر صاحب کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لوں. علی صاحب, بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں, اور یہ آپ کی بات صرف نہیں ہو رہی, ایک پالیسی جو چل رہی ہے, کہ ہم نے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وی لاسٹ دی افغان طالبان, یا پرہیپس دے ور نیور ود اس ٹو بگن ود؟ نہیں دیکھیں, یہ بات نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ اس میدان میں بے شمار قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں ہم نے جب کتنے سال پہلے, جس وقت مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا, آپ وہ رشیا والی اور اس وار کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں کتنے افغان مہاجرین آئے. آج ان کی تیسری چوتھی نسل بھی ادھر جوان ہو چکی ہے, ان کے اربوں کے کاروبار ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, اگر ہم سارے افغانوں کو برا نہیں کہتے. آپ اپنے پڑوسی ملک کو ایران کو دیکھ لیں, ایران نے دائرے کے اندر جو ہے رکھا, ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے اس کلچر کو اتنا فروغ دیا کہ وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ معذرت کے ساتھ دیمک کی طرح کھا گیا. تو بڑی کلیئر بات ہے. دیکھیں, وہ چاہے طالبان ہو, چاہے کوئی افغانستان کی حکومت ہو, ہم تمام اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں, اور ہم نہیں چاہتے. آج آپ دیکھ لیں, آج پاکستان کے ماں سوائے کہ جو کہ بھارت کی طرف سے مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے, جس طرح سے دہشت گردی کی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ افغانستان کے بھی جو ملک ہے وہ بھی مطلب ہے کہ اس میں اسی طرح سے برابر کا ملوث ہے اس سارے چیز میں. لیکن یہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی وہاں کی صوبائی حکومت بھی معذرت کے ساتھ ان الفاظ کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی سہولت کاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اور جس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات جب ہم کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے شہداء کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, کس طرح سے شہداء کے خلاف بات کی جاتی, کس طرح سے پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کی جاتی, وہ کرنے والے کون ہیں, ان کے تانے بانے کس سے مل رہے ہیں. یہ ساری باتیں کس سے ڈھکی چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے, بلکہ سیکرٹ بھی نہیں, اوپن باتیں ہیں یہ ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس میں ہاں ایک بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن وہ سارا پروگرام تھا, اس پر اگر ہم صرف اس چیز کو دیکھ لیں کہ اس پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, اور اس کو جو ہے وہ اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے, اور جس میں تمام صوبائی حکومتیں, سیاست اپنی جگہ پر ہے, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی سٹرگل جاری رکھتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم ہمیں ریاست کے خلاف بیانیہ بنا. آپ مجھے بتائیں انتہائی معذرت کے ساتھ, جعفر ایکسپریس والے واقعے کے دوران ان کے لوگوں نے کیا کیا باتیں کی, مجھے بتائیں کہ اگر ہم باہر کے ممالک میں جا کر ڈاکٹر صاحبہ وہاں کی ہائر کرتے ہیں فارمز, اور وہ پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کی جاتی ہے, ہم اسرائیل کی تو وہ کنڈیم نہیں کرتے. میں ذرا بریگیڈیئر صاحب سے اس پہ پوچھ لوں. بریگیڈیئر صاحب, یہ ہمارے ایک طرح سے اگر کہا جائے کہ لاس ہے تو میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا, ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن. ہم نے ان کا کتنا ساتھ دیا, اور پھر آپ کے سامنے جو دوسرا فریق ہے وہ بھارت ہے, جس نے ان کے اگینسٹ, ان کے انٹرسٹ کے ہمیشہ اگینسٹ جو ہے وہ کام کیا. کیا یہ کہا جائے کہ وی لاسٹ طالبان, افغان طالبان کی اب بات ہو رہی ہے, یا پرہیپس دے ور نیور ود اس ٹو بگن ود, اور ہم جو یہ تفریق کرتے رہے کہ افغان طالبان مختلف ہیں اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ مختلف ہے, یہ ہماری غلطی تھی یہاں پہ, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دیکھیں کہ یہ طالبان تو ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن ہماری جو اسسمنٹ تھی
हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी गलत निकली है, और इवन मैं खुद उसमें शामिल था व्हेन दे टुक ओवर काबुल। तो उसके बाद हमने कहा कि हमारा वेस्टर्न फ्रंट क्लियर, अभी सेफ होगा, अभी हम वी कैन कंसंट्रेट ऑन द ईस्ट, लेकिन हम गलत साबित हुए। और जिस तरीके से आप देखें कि राइट फ्रॉम 1947 से, यू कोट मी ए नकोइयन या कोई अफगान गवर्नमेंट बताए जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया होगा। 1950 से इनका फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई विद इंडिया, उसके बाद से उस वक्त भी कंसेप्ट था पेंशन वाला कि पाकिस्तान को ये करना है। इंदिरा गांधी किताब में लिखा है, हर्ष पंत ने अपनी किताब में इंडिया अफगान मॉडल में, कि इंदिरा गांधी ने कहा कि हमें इंसर्जेंसीज को फंड करना चाहिए और स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट पाकिस्तान के होने चाहिए। सरदार दाऊद ने कहा, और ये कोट किया है अविनाश पलीवाल ने अपनी किताब में माय एनिमी इज एनिमी, उसने इंडिया को कहा यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, we will take a fight from the west and then we can fix Pakistan. So that is the approach चल रही है। So even तालिबान से हमारी जो तवक्कुआत थी वो ऐसी वो हुई नहीं, और आके they are now using this फितनल खारिज and फितनल हिंदुस्तान as a pressure leverage against Pakistan for their vested interest inside Pakistan. अगर देखें कि हमारी कुर्बानियां, सिंसेरिटी, वी accommodated 5.5 million peak hours में, peak time में refugees they were in Pakistan. So we spent billions of dollars, हमने उनको ट्रेन किया, स्किल ट्रेनिंग भी दी, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ फैसिलिटीज। देखा अफगान ट्रांजिट ट्रेड थ्रू पाकिस्तान, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। आज हम वो इकोनॉमिक लेवरेज यूज करते हैं, फिर वह अफगानिस्तान के साथ क्या होगा। लेकिन स्टिल वी आर सिंसियर विद अफगानिस्तान कि हम चाहते हैं कि वो हो, लेकिन हमें जो मैसेज वो दे रही है इंडिया जाके कि हमें पास ये ऑप्शन ओपन है, लेकिन हमने इंडिया को मार के हक और बुनियाद मरसूस में हमने उनको दिखाया कि हमारी क्या कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है। तो मेरा ख्याल में वो एक वाज़ेह मैसेज है। और कल डीजी आईएसपीआर ने बड़े वाज़ेह तौर पर ये कहा था, क्लियर कट कहा था, वी विल फॉलो द टेररिस्ट वेयरएवर दे आर। ठीक, नकवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त ये तो एक चीज़ नज़र आ रही है, और ये माजी, क्योंकि अगर इफ़ वन वाज टू यूज़ हिस्ट्री एज अ प्रेसिडेंस, कि जब भी इनके साथ जो डायलॉग की बात होती है, कि जब भी डायलॉग हुआ है तो उस डायलॉग की पासदारी इन्होंने कभी नहीं की। TNSM की बात देख लें, ये सूफ़ी मोहम्मद है, फजलुल्लाह है, बहुत सारे इस तरह जो है वो पैक्ट्स डायलॉग्स बहुत ज़्यादा हुए जिसकी पासदारी कभी नहीं हुई, और उसके बाद इन्होंने अपने जो मज़मूम मकासद थे उनकी तरफ काम किया है। वुड यू से कि इस वक्त ऑपरेशन जो है वो ज़रूरी है, और ऑपरेशन के बाद डायलॉग अगर होता है तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होता है, उसकी बिल्कुल मायने ही मुख्तलिफ होंगे? देखिए, बात सारी ये है कि वन आफ्टर द अदर, या बोथ साइमल्टेनियसली, या फर्स्ट वन एंड देन द लेटर, पहले आपको बैटल ऑफ द माइंड्स जीतनी होती है। हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे रहे? जब अफगानिस्तान रशियन ब्लॉक में था, हम अमेरिकन ब्लॉक में थे। तो जब आप गलतियां करते हैं और फिर आप दूसरे नेशंस को ब्लेम करते हैं, तो देयर इज अ वीकनेस ऑन योर साइड। सेकेंडली, व्हाट अ बिग फेलियर। हमने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी अफगानिस्तान के लिए कि जिनको हमने सपोर्ट करते आए हैं 1980 से, उनको आज हमने इक़्तिदार दिलवा दिया, और वो जो है वो आज हमारे खिलाफ है। देखिए नकवी साहब, बड़ी माजरत के साथ, ये जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ वन वाज टू बिलीव इट, तो ये तो डेवलपमेंट्स आजकल की हैं, पिछले कुछ 6 महीने की हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि पिछला साल वाज़न्ट इट द डेडलीस्ट ईयर फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग्स, इन टर्म्स ऑफ टेरर अटैक्स? इट वाज डेडली। और ये सारे जो बैठे हुए, ये तो अफगानिस्तान में बैठे हैं, तो अब बगराम की तो अब बात हो रही है, ट्रंप अब बात कर रहा है जब से आया है ट्रंप, या अपने इलेक्शन कैंपेन में से बात कर रहे हैं। उससे पहले तो जो अमरीकी हुकूमत थी उनके साथ तो हमारे ताल्लुकात ही इतने ख़राब थे कि वो आप लोगों को तो खैर ताना पड़ता था कि जी फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते रह गए, कुछ हुआ ही नहीं। सो हैविंग सेड दैट, ये एक मफरूज़ा तो हो सकता है, बट हक़ाइक़ जो है इसके बरक्स जाते हैं। ये मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन आप कहती हैं तो मैं दूसरे भी दे देता हूँ। बात ये तब भी हमारी फेलियर है ना, कि वो लोग जो हमारी बगल में बैठते थे वो आज हमारे खिलाफ क्यों हो गए? यही एनालाइज। देयर आई एग्री विद यू, परहैप्स हमारी तरफ से जो है वो मिसकैलकुलेशन है। मैं तो ये कहूँगी दे वर नेवर विद अस टू बिगिन विद। ऑन दैट नोट प्रोग्राम जो है वो कंक्लूड करना है। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। अली गौर साहब और ब्रिगेड साहब, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।